अभी तक अपन ने 1857 की क्रांति कारण पढ़ लिए, कौन कौन सी घटनाएं हुई ये देख लिया, और उसका परिणाम भी देख लिया कि आखिर में, परिणाम तो क्या ये देख लिया कि आखिर में हारे क्यों थे, हारने का क्या कारण था, असफल क्यों रही क्रांति। अब हम उसके परिणाम देख रहे हैं कि क्रांति करी, असफल हो गई, वापस अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, है ना, ये अब हमको देखना है। देखो, पहले बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करो। भारत में कौन आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो अपन ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी भारत में जो राज कर रही है यहाँ पे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी इंग्लैंड में। जैसे एक कंपनी है जो मैंने मंदसौर से दलोदा के लिए खोली है, तो कुछ लोग तो रहेंगे मंदसौर में संभालने के लिए और कुछ लोग रहेंगे दलोदा में काम करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दो जगह है, एक तो ब्रिटेन में है और एक भारत में है। अच्छा, ये तो कंपनी सरी की कंपनी है ना, जैसे टाटा है ना, रिलायंस जैसी ये कंपनियां वैसी कंपनी है तो जो अलग देश में जाके व्यापार करती है। पर राजा तो अलग है ना। राजा ने उस कंपनी को अनुमति दी है कि तुम भारत में जाके क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। मैंने बताया था कि 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी थी और 3 वर्ष के लिए ऐसे बोला था कि अगर तुमको हमको बंद करवाना होगा व्यापार तो 3 वर्ष पहले बोल देंगे कि अब व्यापार बंद कर दो। अब तुमको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो जो राजा है, एक ये है, दूसरा कौन है, राजा है। राजा, क्राउन, कुछ भी कह सकते हैं। तो राजा के दिमाग में क्या आएगा कि गलती किसकी है सारी। देखो, बहुत सारा पैसा दे रही है कंपनी राजा को, खूब पैसा दे रही है, पर सेना तो राजा की है ज्यादातर। मतलब भारत की कोई सी कंपनी है, टाटा अगर विदेश में व्यापार करने के लिए जाती है और अगर टाटा के लोगों के साथ में कुछ होता है तो भारत की सरकार को बुरा लगेगा कि हमारे ये तो अपने देश के लोग। और अगर मारकाट हो जाए वहां के किसी कर्मचारी को मार दें तो भारतीय सेना को भी जाना पड़ेगा। तो वैसे ही ब्रिटेन की सेना भी आई थी यहाँ पे 1857 की क्रांति खत्म करने के लिए। अब ब्रिटेन को गुस्सा किस पे आ रहा है, कंपनी पे। क्या तुमको फोकट नाटक करने की क्या जरूरत थी, इनके जो सामाजिक मुद्दे थे उनमें हस्तक्षेप करने की कहां जरूरत थी। ये इनके कुछ भी करे करने देते, इनके राजा रजवाड़े थे तो रहने देते, इनको दत्तक चाहिए था पुत्र तो लेने देते। आपको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी। यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये इसके जो परिणाम रहेंगे वो कुछ ऐसे ही रहेंगे। बस इतना समझने की कोशिश करना कि एक कंपनी है, एक क्राउन है, राजा है, और भारत में कुछ व्यवस्थाएं हैं। मतलब भारत में व्यवस्थाएं कैसे बदलती। सबसे पहली स्टार्ट कैसे हुआ कि जैसे ही खत्म हुआ आंदोलन, क्रांति खत्म हुई, अंग्रेज जीत गए, तो 1 नवंबर 1858, ये डेट याद रखना, 1858 को एक इलाहाबाद में मिंटो पार्क है। इलाहाबाद में क्या है, मिंटो पार्क है। वहां पे जो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग ने घोषणा पढ़ी। क्या कर रहा है, कैनिंग एक घोषणा पढ़ रहा है। जीत गए, अब जीत की घोषणा पढ़ रहा है वो, और ये घोषणा किसने लिखी है, तो राजा ने। बात आ रही समझ। एक गार्डन है, गार्डन में जो गवर्नर जनरल है, जो हेड था, सबसे प्रमुख था भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल। उसकी अब वो घोषणा पढ़ रहा है कि अब हम जीत गए हैं, अब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं भारत में। इस सन को याद रखना, बहुत सी बार पूछ लेते हैं, जगह पूछ लेते हैं कहां पे, इलाहाबाद में कौन सा मिंटो पार्क है, वहां पे कौन पढ़ रहा है, तो कैनिंग पढ़ रहा है। किसकी घोषणा पढ़ रहा है, तो राजा की। तो जो भी शासक रहे हों वहां पे उनकी घोषणा पढ़ रहा है। और उसमें घोषणा में कहा, जो घोषणा है उसमें पहली चीज क्या कही है कि कंपनी अब से खत्म।
कंपनी क्या कर दी है? खत्म कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी आज से क्या कर दी है? खत्म। अब खत्म कर दी तो भारत पे राज कौन करेगा? तो इन्होंने बोला भारत पे सीधे सीधे राज कौन करेगा? राजा। कौन करेगा? क्राउन। क्राउन कोई भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है, राजा भी हो सकता है, मतलब शासक। और ये शासक कहां के शासक करेंगे? ब्रिटेन के। यहां तक बात आई समझ में? कंपनी खत्म कर दी, यार तुमसे समला तो रानी था, फोकट क्रांति हो गई, तो अब हम राज कौन करेंगे? अब हम करेंगे। ऐसा शासक ने लिखवा के, और ये पढ़ रहा है, लिखी हुई चीजें पढ़ रहा है। और जब ये पढ़ रहा है तो जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना, वैसे भारत के राजा रजवाड़े, सामंत, आम जनता सुनने के लिए बैठी हुई थी कि आखिर में बोलने क्या वाला है। ये चाहता, अच्छा आपको अगर कभी क्वेश्चन आए, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, मैंने गलत कर दिया था। क्वेश्चन ये था कि देश का सबसे उदार गवर्नर जनरल कौन था? सबसे उदार। तो उस क्वेश्चन का आंसर कैनिंग, सबसे उदार गवर्नर जनरल। उदार मतलब समझते हो? दया दिखाने वाला। क्योंकि अगर ये इस घोषणा में ये भी तो पढ़ सकता था, या फिर ये निर्णय भी ले सकता था कि भारतीयों ने क्या करा, हमारे खिलाफ क्रांति करी, हम इनको खत्म कर देंगे, कर सकता था। इसने जिन लोगों को पकड़ा था, जो क्रांति में पकड़ाए थे, चाहता था उनको फांसी की सजा देता, पर इसने उदारता दिखाई, इसने लोगों को माफ करा। किसने? कैनिंग। इसलिए जब कभी क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो सबसे उदार था। उदार गवर्नर जनरल बोलते हैं इसको। आपको सोचो, अंग्रेजों को मारा जा रहा है, हर तरफ युद्ध हो रहे हैं, इनकी गर्दनें काट के टांग रहे हैं, फिर भी इसने जब जीत गया तब भी इसने क्या करा? जो युद्ध बंदी थे उनको छोड़ दिया ज्यादातर। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब कंपनी का शासन किनके पास में है? कंपनी का शासन खत्म, शासन कौन करेगा? क्राउन। अच्छा, क्राउन शासन करेगा तो राजा रोज यहां आएगा क्या भारत में, कि रोज यहां आके देखे कि भारत में क्या चल रहा है, फिर वापस फ्लाइट पकड़ के चला जाए? फ्लाइट तो होती नहीं थी, खैर आ भी नहीं सकता था रोज। उस चीज के लिए क्या करे? तो इसने एक व्यवस्था बनाई। इसने व्यवस्था बनाई कि इंग्लैंड में ही जो क्राउन शासन करेगा ना, आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि जो क्राउन शासन करेगा, तो इंग्लैंड में 15 सदस्यीय कमेटी बना दी। 15 सदस्य रहेंगे, भारत में नहीं, इंग्लैंड में। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब बाहर रह के शासन। अच्छा, मान लो कि मैंने मंदसौर से यहां पे कब्जा करा, दलोदा पे, सारे निर्णय में कहां से लेता हूं? मंदसौर से। बार बार आना तो नहीं पड़ेगा ना, फिर मजा क्या आएगा? फिर मैं क्या राजा, फिर तो मैं वही हो गया मजदूर, रोज आना जाना करता हूं। अब मैं अकेला निर्णय लेऊंगा क्या? मतलब मेरे को तो बहुत सारे काम है ना, तो मैं क्या करूंगा? 15 सदस्यों की कमेटी बना दूंगा। अच्छा, एक और चीज समझने की कोशिश करो। यहां क्या है? कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक है राजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बहुत अथाह पैसा लगा रखा है, बहुत पैसा लगा रखा है। अरे पैसा बेटा उन्होंने ही लगाया था, तभी तो आई थी कंपनी। अब सीधे सीधे कंपनी के लोगों को बाहर कर सकते हैं, कंपनी तो खत्म कर दी, पर यहां कंपनी के लोगों का स्टेक भी तो है, मतलब उन्होंने पैसा भी तो लगा रखा है भारत पे। उन्होंने ही रेलवे बनाया, उन्होंने सड़कें बनवाई, उन्होंने बहुत सारे कार्यालय बनाए, उन्होंने बहुत सारे उद्योग खोले ताकि उनको पैसा मिल सके भारत से। तो सीधे सीधे उनको मना कर सकते हैं क्या कि यार आप भी चल जाओ आज से? अब इस पे भी राजा का कब्जा है, हो सकता है क्या? है पॉसिबल? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के रहना तो उनको राजा के साथ में ही है, दोनों को साथ में ही रहना है। वो ब्रिटेन में रहते हैं, राजा ब्रिटेन में रहता है, तो इनके आपस में झगड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करा कि ये जो 15 सदस्य हैं, इन 15 सदस्य में से राजा समझदार है, तो उसने बोला कि 15 में से अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो उसको कितने लोग रखना पड़ेगा? बहुमत के लिए 15, बहुमत कितना होता है 15 का? 8। तो उसने बोला 8 सदस्य तो कौन चुनेगा? क्राउन। अब बचे कितने? कितने? 7। तो 7 कौन चुनेगा? तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ, मैं पढ़ाऊंगा बेटा ये अच्छे से, है ना, डायरेक्टर्स,
ये कंपनी के मालिक हैं, मालिक लोग, पर मालिक लोगों को पूरी ताकत नहीं दी। इनको बोला कि जो भी निर्णय होंगे, जैसे अपन सब बैठे हुए हैं, मैं राजा हूं, आप लोग कंपनी के लोग बैठे हुए हो, आप लोग मालिक हो इस कंपनी के। मैंने बोला कि आप लोगों को समझाया नहीं, आपके कारण क्रांति हो गई, तो मैं आप लोगों की कंपनी को भंग कर रहा हूं, पर आपका जो पैसा लगा हुआ है वो तो मेरे को बचाना पड़ेगा ना। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ठीक है, मैं 15 सदस्यीय कमेटी बना रहा हूं, शासन मेरा रहेगा, पर 7 लोग आप भेज देना, 8 लोग मैं भेज दूंगा, अपने बिठा देंगे। वो जो भी निर्णय लिया करेंगे वो भारत पे लागू होगा। कहां तय कर रहे हैं ये? ब्रिटेन में, भारत में। मतलब हमारे देश में क्या होगा, ये कहां तय करते थे? ब्रिटेन में। इस पर आखिरी में निर्णय किसका रहेगा? आप खुद देखो, 15 लोग बैठे तो 7 लोग आपकी बात कर रहे हैं, 8 लोग मेरी बात कर रहे थे, जीतेगा कौन हमेशा? राजा ही जीतेगा। क्राउन के पास में कितने लोग? 8 लोग। फिर 15 लोगों को बिठाओगे तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा? भारत से। तो तीसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि ये जो समिति बन रही है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो खत्म करके ये 15 सदस्यीय परिषद है, और इसका जो हेड रहेगा ना, चलो वो बाद में बताऊंगा ना। ये 15 सदस्यीय कमेटी है, इसका जितना पैसा जाएगा, पैसा कहां से जाएगा? भारत से। मतलब काम तुम ब्रिटेन के लिए करो, पैसा ब्रिटेन लेके जाओ, और तुम्हारे यहां जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसका पैसा कहां से जाएगा? भारत से। तो कभी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया था कि धन निर्गमन का सिद्धांत जब अपन कभी पढ़ेंगे, धन निर्गमन मतलब समझते हो? भारत से पैसा कैसे ब्रिटेन जाता था, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए थे इन्होंने कि व्यापार के माध्यम से, तो हाँ व्यापार के माध्यम से जाता था, और सेना के माध्यम से, हाँ सेना के माध्यम से जाता था, जब विदेश में युद्ध होते थे तो भारत से पैसा ले जाते थे, और बहुत सारी चीजें बताई इन्होंने कि किस किस माध्यमों से जाता था। तो उसमें एक था कि गृह का खर्च, मतलब घर का खर्च, तो उसका भी आंसर सही था कि हाँ घर का भी खर्च किससे निकालते थे? भारत से निकालते थे। नौकरी इन क्या करते थे? पैसा अपने को देना पड़ता था। यहां तक बात है बेटा, समझ में? आगे बढ़े। अगला ये है कि अब किसी का हेड तो बनाना पड़ेगा ना। पहले कंपनी थी तो हेड कौन था? गवर्नर जनरल। कौन था? अब गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया, और अब क्या हो गया? वायसराय। वायसराय क्या होता है? प्रतिनिधि होता है किसका? राजा का। अब सीधे किसको बिठा दिया? वायसराय को। तो अब राजा का प्रतिनिधि कौन होगा? अच्छा मेरे को बताओ, ये राजा का प्रतिनिधि है कि कंपनी का प्रतिनिधि है? बताओ, वायसराय किसका प्रतिनिधि है? राजा का कि कंपनी का? राजा का है ना, क्योंकि बहुमत तो राजा का है ना। बात तो इसको माननी राजा की है ना। कंपनी तो खत्म हो चुकी है भाई, अभी बता तो रहा हूं, कंपनी खत्म हो चुकी है। तो वायसराय किसका प्रतिनिधि है? शासक या क्राउन का। राजा कुछ भी बोल सकते हो ना, शासक का। राजा में क्या है कि राजा मेल हो जाता है हमेशा। राजा वर्ड क्या है? मेल के लिए यूज करते हैं। पर ब्रिटेन में तो रानी भी थी, तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए अपन का यूज करते हैं? क्राउन का। तो राजा क्या है? प्रतिनिधि करता है किसका? शासक का, ब्रिटेन के शासक का। और पहला कौन बनेगा वायसराय? तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आया है। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो अभी ये सब ज्ञान कौन दे रहा है? ये इस समय क्या था? गवर्नर जनरल। तो देश का आखिरी गवर्नर जनरल कौन है? पहला वायसराय कौन है? नाम बदल दिया, आदमी वही है। तो पहला वायसराय प्रथम कौन बना? कैनी। यहां तक समझ में आई? ये मैंने आपको व्यवस्था समझा दी, ब्रिटेन में अब क्या व्यवस्था हो गई है। अब ब्रिटेन के अंदर ये 15 जने हैं,
अगर मैं आप 15 लोगों के अपनी, अपन लोग लगभग 15 ही हैं, 12 13 14 15 16, एक आधे को हटा दो एक आधे को हटा दो तो 15 ही बचते हैं। मेरे को पता भी हटाना किसको है तो लगभग अपन कितने हो रहे हैं? 15 लोग। अब एक बात बताओ कि अगर मैं 15 को बराबर ताकत दूं तो तुम लोग अच्छे से रहोगे कि लड़ लोगे? हैं? लड़ोगे ना, क्योंकि कोई एक हेड तो होना चाहिए। हेड के बिना क्या होता है, अपनी अपनी चलाओगे कि नहीं मान रहे जा रहे, तू ऐसे ही करोगे ना। तो इसकी वहां पे ब्रिटेन में भी हेड चाहिए था। 15 सदस्यीय कमेटी कहां है? कहां पे है? भारत में कौन है? कौन है? राजा का प्रतिनिधि, जिसको क्या बोलते हैं? वायसराय। वायसराय पहला कौन है? कैनिंग। ध्यान में रहेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? भारत सचिव, एक और पद दे रहे हैं इन 15 सदस्यीय कमेटी के लिए कि इसका हेड कौन रहेगा? भारत सचिव। भारत सचिव। जब ब्रिटेन में संसद बैठती थी, उसकी बातों का जब जवाब देना होता था तो वो कौन देता था? भारत सचिव। कि भारत में ये वाला काम हो गया, भारत में वाला काम हो गया, भारत में वाला काम करवाना चाहिए, भारत में वाला काम क्यों करवाया। तो 15 उठ के जाओगे क्या? बहस थोड़ी करनी है। एक आध जाते थे तो एक में कौन जाता था? भारत सचिव जाता था। भारत सचिव कौन है? हेड है। और देखा जाए तो ये वायसराय से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि कहां बैठा हुआ है? ब्रिटेन में। यहां तक बात समझ में आई? तो ये आप जब पॉइंट लिखेंगे तो इस पॉइंट के हेड में डाल सकते हैं कि प्रशासन में क्या परिवर्तन आया परिणाम में। पहला पॉइंट क्या डाल सकते हैं? प्रशासन में परिवर्तन। परिणाम क्या क्या है? पहला, प्रशासन में परिवर्तन में क्या परिवर्तन लेके आए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया? और क्या परिवर्तन हुए देखते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं। यार ये इतनी बड़ी क्रांति हो गई, भारत में इतनी फेमस है, तो ब्रिटेन ने उसमें क्या क्या परिवर्तन लेके आया था। आप लोग मेरे को सोचो फटाफट और बताओ कि क्रांति के कारण क्या क्या थे। सोचना और मेरे को बताना है ना। मैंने आप लोगों को क्रांति के कारण बताए थे। क्या क्या कारण थे क्रांति के? बताओ भाई, क्या क्या कारण? हाँ बता, एक एक करके बताए जाओ। चलो क्या? हाँ बोलो। भेदभाव है ना। तो चल पहला पॉइंट, एक 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 हाँ, अब थोड़ी सी देर लगेगी ना, 15 मिनट में आते हैं। तो पहला कारण क्या बताओगे? सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने बताई कि सामाजिक भेदभाव हो रहा था, तो इन अंग्रेजों ने बोला कि अब हम भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा कौन चिट्ठी पढ़ रहा है? ये मैं चिट्ठी सुना रहा हूं तुमको, जो क्राउन ने भेजी है। किसको? वायसराय को। वायसराय का नाम क्या है? कैनिंग। और किसके सामने पढ़ रहा है? राजाओं के सामने, सामंतों के सामने, आम जनता के सामने। ऐसे पढ़ के बता रहा है कि हमारे लोगों ने पहले क्या करा? भेदभाव करा समाज के आधार पे। मतलब आप लोग अलग हो, हम लोग अलग है, अब हम सामाजिक भेदभाव क्या करेंगे? नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, सामाजिक भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक भेदभाव, भारतीयों के साथ भेदभाव और अच्छा लगेगा लिखने में कि भारतीयों के साथ भेदभाव अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और बताओ मेरे को। राइफल और इन सब चीजों से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं राइफल से रिलेटेड? मतलब अपने कहीं ना कहीं संस्कृति में, नियम कानूनों में इंटरफेयर कर रहे थे ना वो। तो इन्होंने बोला कि अब हम आज से आपके सांस्कृतिक नियम कानूनों में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। आपकी धार्मिक, आपकी संस्कृति के जितने भी नियम हैं हम उनका सम्मान करेंगे, हम किसी भी नियम कानून में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
आपको अगर किसी को मारना हो नरबली देख के तो मार देना, हम तो देख लेंगे, हमारा क्या, ऐसा इनका कहना था। तो क्या बोल रहे हैं, क्या आपके मतलब भारतीयों के नियम कानून को और क्या बोल सकते हैं, मतलब प्रथाओं में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। प्रथाओं में इंटरफेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, दखल नहीं देंगे। दखल क्या करेंगे, नहीं देंगे। और इन्होंने क्या करा, सेना में समान अवसर नहीं देते थे ना भारतीयों को, भारतीय चल भाग यहां से ऐसे कर देते थे। एक अंग्रेज है जिसने कितने लोगों को मारा, 2 दुश्मनों को मारा अंग्रेज सैनिक ने। एक भारतीय सैनिक है जिसने 10 दुश्मनों को मारा। तो लोग किसको इनाम देते थे, अंग्रेज को। भारत को भगिया से क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे, चल घर जाते रहे, ऐसा सच्ची में ऐसा करते थे। उसको बुलाते थे, सर प्लीज कम हियर, ऐसे मेडल वेडल बनाते थे। तो क्या हो रहा था, भेदभाव। तो क्या बोले ये भेदभाव नहीं करेंगे, किसमें, तो किसी भी सरकारी नौकरियों में, या फिर बोल सकते हैं नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे ना। भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। और बताओ क्या, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बोले, दत्तक पुत्र। मतलब राजा किस लिए परेशान थे कि उनको दत्तक पुत्र नहीं लेने दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि गोद लेना, दत्तक पुत्र लेना, ले लो। गोद लेने को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि गोद ले सकते हो आप चाहो तो। और बताओ, आंसर खुद निकाल रहे हो ना, खुद से पता चल रहा है ना कि जिस चीज के पीछे झगड़े हुए थे, रानी जो उस समय शासक था वहां ब्रिटेन का, उसने मना कर दिया कि अब हम आपकी चीजों में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, आपको जो करना करो। और किस चीज के लिए झगड़ा था, मेन झगड़ा किस लिए हो रहा था, तो हड़प नीति के चक्कर में। लगातार ब्रिटेन क्या कर रहा था, जमीन हड़प रहा था, बहाने से हड़प रहा था अलग अलग। कभी प्रशासन का बहाना देता, जैसे अवध को लिया, कभी धोखा दे देता, जैसे सिंधु को लिया, कभी वो बोलता कि तुम्हारे दत्तपुत्र ही नहीं है। ऐसे अलग अलग काम करे उन्होंने। ऐसे में अब ब्रिटेन का शासक बोल रहा है कि अब हम आपकी भूमि पर शासन नहीं करें, मतलब आपकी जो भूमि अब आपकी रहेगी। राजाओं को बोल रहा है, जो मेरी है वो तो मेरी रहेगी, पर आपकी भूमि क्या रहेगी, आपकी रहेगी। तो विलय पे क्या कर दिया इन्होंने, मना ही कर दी, अब विलय नहीं करेंगे। विलय नीति क्या कर दी, बंद कर दी, विलय नीति नहीं। फिर मैंने बोला कि जो लोग पकड़ा है, जो लोग क्रांति में थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उदारता का व्यवहार किया जाएगा कि ठीक है यार तुमसे हो गई गलती, अब मत करना। अच्छा, इसमें ब्रिटेन बहुत अच्छे थे क्या, दयालु थे क्या, कि क्यों करा होगा उन्होंने ऐसा, दया क्यों दिखाई। केनिंग बहुत भगवान से जैसे का आदमी था क्या, देवता मानुष ऐसा कुछ था क्या, क्यों करा उसने। बस तुम लोगों ने धमाले करी, मैंने थोड़ा सा मार लिया तुम लोग, ठीक, डांट नहीं लगी, मारा, थोड़ा ही मारा। फिर तुमने और धमाले करी तो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, तुम लोगों को समझाया कि बेटा ऐसा मत करा करो। चाहता तो और मार सकता था, पर नहीं मारने का कारण था कि पहले भी तुमने थोड़ा मारा था तो इतनी धमाले करी, और अगर मार लिया तो पता नहीं मेरा क्या करो। समझ रहे हो, यही क्या हो रहा है ब्रिटेन के साथ में हो रहा है। उसको पता है कि यार कब दिमाग खराब हो जाए भारतीयों का, फिर आंदोलन कर दे। उस टाइम जब लगभग 95 लोगों को फांसी दी थी, तो पूरी बटालियन ने, रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था, फिर विद्रोह कर दें। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उदारता का व्यवहार कर रहे हैं, उदार व्यवहार कर रहे हैं। और क्या करेंगे, इस क्रांति में सब मिलकर लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब। मुसलमान शासक को शासक घोषित कर दिया। तो इनको समझ में आ रहा है अंग्रेजों को कि साथ में रहेंगे तो दिक्कत पैदा करेंगे। तो क्या क्या नीति लेके आए, फूट डालो और राज करो। यहां से अनावरण कर दिया इन्होंने, फूट डालो और राज करो की नीति का
इन्होंने हिंदुओं पे तो थोड़ी उदारता दिखाई, मुसलमानों को इतनी मार लगाई इन्होंने, कई सालों तक मार लगाते रहे, क्योंकि मेन उनका रोल था वो वहाँ पे दिल्ली तरफ, तो उन्होंने कहा इनको ही मार लगाओ। भारत हिंदुओं को बताते कि देखो गाय का मांस खाते हैं, देखो मार लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है तुमको देख के, ऐसे बहुत लड़वाया। फिर बाद में मुसलमानों को बोलेंगे कि तुम तो हमारे सच्चे भाई हो, भाई तो क्या बोलेंगे, पत्नी बताएंगे। एक वायसराय रहेगा, बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, वो बोलेगा कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। धर्म को बोलेगा कि दोनों मेरी पत्नियां हैं और मैं अपनी मुस्लिम पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूं। और ये कह के क्या करेगा, बंगाल का विभाजन कर देगा, बंगाल के क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। अपन पढ़ेंगे 1905 बंगाल का विभाजन, ऐसे ही करा इन लोगों ने। और मेन बताओ, चलो ये हो गया। और परिणाम, एक सैनिकों ने विद्रोह करने में मेन हेड भूमिका किसने निभाई थी, सैनिकों ने, सैनिकों ने निभाई थी, राइट। ज्यादातर विद्रोह किन्होंने करे थे, सैनिकों ने। तो मेरे को अब आप लोग बताओ कि सैनिकों के साथ में क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग होते ब्रिटेन के 15 सदस्यीय कमेटी, तो क्या करते हैं? सैलरी बढ़ाते, खाना देते। तुम अपन ब्रिटिश लोग हैं यार, समझो, उस फील को लेके आओ। तुम लेके नहीं आ पा रही, तुम भारतीय बन रही हो, उदारता नहीं दिखानी है। आप समान अवसर की बातें तो कर रहे हो, पर दोगे नहीं असलियत में। पर सैनिकों के साथ में क्या करते, पहले क्या होता था कि जो रेशो होता था सैनिकों का, 1 ब्रिटिश सैनिक और 5 भारतीय सैनिक। कितना, 1 ब्रिटिश सैनिक पे कितने भारतीय सैनिक होते थे, 5। कहां पे, बंगाल में भी, यहां पे भी। कहां पे, बंबई, ये दोनों प्रांत है ना, और मद्रास। यहां पे क्या होता था कि मतलब एक अंग्रेज सैनिक है तो उसके साथ में कितने भारतीय सैनिक रहेंगे, 5। अब अंग्रेजों को थोड़ा डर लगा, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, 1 पे 5, इनका कभी भी दिमाग खराब हुआ तो मारेंगे ये तो इन्होंने व्यवस्था खत्म करी। इन्होंने बोला 1 पे 5 नहीं होना चाहिए, असल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि 1 पे 2 बंगाल में। सीधे 1 से 5 पे खाई पे आ गए, पर 1 अंग्रेज सैनिक, कितने भारतीय सैनिक, 2, ताकि संभाल सके थोड़ा। 5 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार। उसने जरा सा तू वो बोल दिया, मारने लगे। 5 एक बिरादरी के भी तो हैं, भारतीय हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मेन विद्रोह हो रहे थे कहाँ, बंगाल के क्षेत्र में हो रहे थे। बंगाल के क्षेत्र में क्या लोग थोड़े से ज्यादा जागरूक थे। अभी तो खैर बंगाल का नाश हो गया पूरा पूरा, सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी बहन के परिचित हैं बंगाल में कुछ, मतलब बहन बेंगलुरु में है, बताती है कि बंगाल में ऐसी स्थिति है कि वहाँ हर दूसरे दिन रेप होते हैं, वो घटनाएं बाहर नहीं आती है। ज्यादातर तो विदेशी लोग रह रहे, विदेशी मतलब घुसपैठिए लोग रह रहे, बांग्लादेशी, कोई बोलता नहीं है, चीजें बाहर आती नहीं है। एक रेप बाहर आ गया था बस, वो क्या बोलते हैं, जो किसी हॉस्पिटल में हुआ था, बाकी तो बाहर ही नहीं आते हैं। बोले कि नॉर्मल है वहां पे, बहुत नॉर्मल है, बात वहीं की वहीं दब जाती है। बंगाल के लोग बता रहे हैं ये वाली चीज, बहुत बहुत बुरी स्थिति है बंगाल की। लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, करना चाहिए। अपन अच्छे लोग बात नहीं करेंगे तो फिर तो बुरे लोग तो कर ही रहे हैं जो करना है। यही मुंबई में क्या कर दिया, 2 और 5 का रेशो कर दिया, मतलब 2.5 व्यक्ति पे 1 अंग्रेज, 2.5 भारतीय सैनिक 1 अंग्रेज सैनिक। 2.5 मतलब ऐसे मत सोचना कि इसके काट के ना 2.5 कर देते होंगे, ये रेशो निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना। कुल मिला के ऐसे समझ लो कि अगर 10 अंग्रेज सैनिक हैं तो 4 अंग्रेज सैनिक रहेंगे, 10 भारतीय सैनिक। रेशो में काट काट के निकालते हैं, आखिरी में जो बच जाता है वो नजर आता है। यहां तक बात आई समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। और इन्होंने क्या बोला,
इन्होंने बोला कि यार ठीक है, सेना तो ठीक है, पर इन भारतीयों के हाथों में कभी तोपखाना मत दो। मतलब अगर आप देखो सेना में तो सबसे शक्तिशाली जगह कौन सी है? जहां कैवेलरी रखते हैं ये लोग। तो मेरे पास में तोपखाना है और आपके पास बहुत बड़ी सेना है, कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। तुम वहां से आओगे लड़ने के लिए, धीरे धीरे आ रहे हो भीड़ में, मैं यहां से तोपे चला रहा हूं क्या बिगाड़ लोगे मेरा है? करेंगे एक दिन तो क्या अब भारतीय सैनिकों को तोपखाने में नहीं, तोपखाना सिर्फ किनके पास में रहेगा? अंग्रेजों के पास। ठीक है। और क्या हो रहा है? तो इन लोगों ने भारतीयों के साथ में क्या बोले कि समान अवसर देंगे, पर इन्होंने भेदभाव करना चालू करा और भेदभाव की चीज को समझने की कोशिश करना कि भेदभाव कैसे कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करा कि 1860 में क्या करा कि जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, मतलब यूपीएससी की, अभी यूपीएससी पहले क्या होता था, आईसीएस की परीक्षा जो बड़े बड़े अधिकारी बनाती थी, उसकी एज क्या कर दी 1860 में 23 से 22। क्या कर दी? 23 से 22। मतलब अगर पहले क्या होता था, पहले बहुत छोटी उम्र था कि आप एग्जाम दे सकते थे, बहुत छोटी उम्र था, 22 साल के बाद दे ही नहीं सकते हो। अब क्या कर दिया इन्होंने? 23 से 22 कर दी। और 1860 में क्या कर दिया? 22 से क्या कर दिया? 21। लगातार क्या कर रहे हैं? एज कम कर रहे हैं ताकि भारतीय लोग एग्जाम ना दे सके। सब पेपर वगैरह सब वहां छपते थे, अंग्रेजों को पता था कैसे बनते हैं, क्या बनना है। अपन लोग बन ही नहीं पाते थे। लेकिन प्रशासनिक सेवा कहां की थी? भारत की। बात आ रही है समझ? अरे कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर नाम सुना होगा। कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। ये कलेक्टर नाम ऐसे ही तो पढ़ा है। क्या कलेक्ट करता था? टैक्स। टैक्स मतलब ये जो उत्पाद होता था ना, भारतीय लोग उत्पाद करते थे, तो अंग्रेज लोग उसमें से जो लेते थे टैक्स, उसके लिए किसको भेजते थे? कलेक्टर। ये वही कलेक्टर है। अब हमको थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमने व्यवस्थाएं बदली नहीं। अरे कुछ नहीं तो नाम ही बदल देते यार, क्यों गुलामी वाले नाम रखना। एक लास्ट पॉइंट और लिखना है कि 1857 में एक प्रेस पंजीकरण अधिनियम आया था। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? 1857 में प्रेस पंजीकरण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में क्या था कि अगर आपको कोई चीज निकालना हो, अखबार निकालना हो, कोई सी पत्रिका निकालना हो, तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ता था आपकी प्रेस का। क्या लिखा है ये बताना पड़ता था, और ऐसी कोई सी भी चीज नहीं लिख सकते थे जिसमें किसी के विरोध में कोई सी बात कही गई हो। समझ में आ रही बात? तो जब ये अधिनियम निकाला तो भारत के दो अखबार हैं, एक तो मिरातुल अखबार है और एक शायद दिल्ली अखबार, ऐसा करके कुछ है। मिरातुल अखबार नहीं है यार, सुल्तान उल अखबार है और दिल्ली अखबार है। क्या नाम है? सुल्तान उल अखबार, सुल्तान उल अखबार और दिल्ली अखबार। सुल्तान उल अखबार और दिल्ली अखबार, इनको क्या कर दिया था? बैन। दोनों को क्या कर दिया था? बैन। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति में किन भारतीय अखबारों को बैन करा? तो आप लोग क्या बताएंगे? दो अखबार है, एक सुल्तान उल अखबार है और दूसरा क्या है? दिल्ली अखबार। ठीक है, धन्यवाद। हाँ